दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हम सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पैक लेकर आ रहे हैं। तो आज का हमारा विषय होगा हिंदी, जिसमें हम जो दोनों बुक्स हैं गोधुली और वर्णिका दोनों को कवर करेंगे। दोस्तों इस लेक्चर के बाद आपको इस दोनों बुक से हम पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद इस दोनों बुक से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। दोस्तों हम बस आपको इतना आश्वासन दे सकते हैं कि आप हमारे सारे वीडियोज को यानी कि सारे लेक्चर को देखिए, जो आपको सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में करवाने का गारंटी देता है। क्योंकि दोस्तों हमने बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण करके सारे सब्जेक्ट से जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको अच्छे से पढ़कर और इस बात का बहुत ध्यान रखे हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार किया है। तो आप इतना विश्वास रखिए कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप हमारे सारे लेक्चर को देख लीजिए। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और एक सेकेंड भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर अन्य सब्जेक्ट के जितने ऑब्जेक्टिव पैक हैं उनको देखिए। तो चलिए दोस्तों हिंदी के इस ऑब्जेक्टिव पैक को शुरू करते हैं। और हमारा पहला सवाल है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों इसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है श्रम विभाजन और जाति प्रथा साहित्य की कौन सी विधा है। तो दोस्तों यह निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है विष के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो इसमें सेन साहब हैं, खोखा जो कि इनका लड़का है, और मदन भी है, मतलब कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है विष के दांत के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसको लिखा गया है नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखें साहित्य की कौन सी विधा है। तो दोस्तों यह भाषण है, याद रखिएगा। अगला सवाल है भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन हैं। तो इसको लिखा गया है मैक्स मुलर के द्वारा, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो दोस्तों मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। दोस्तों हम बीच बीच में क्वेश्चंस को रिपीट करते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में आसानी से सब कुछ याद होगा। चलिए अगला सवाल है नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है। तो इसको लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। दोस्तों अगर द्विवेदी की बात करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला सवाल है नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। तो दोस्तों यह ललित निबंध है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। तो नागरी लिपि पाठ को लिखा गया है गुणाकर मूले के द्वारा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है। देखिए दोस्तों तो जो विजयनगर के शासक थे उन्होंने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा था, याद रखिएगा इस बात को। हमारा अगला सवाल है बहादुर कहानी के लेखक कौन है। तो दोस्तों बहादुर कहानी को लिखा गया है अमरकांत के द्वारा, बढ़िया कहानी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, जो कि एक नौकर था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं परंपरा का मूल्यांकन
किस विधा की रचना है? तो दोस्तों जो परंपरा का मूल्यांकन है यह एक प्रकार का निबंध है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसको लिखा गया है रामविलास शर्मा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है जीत जीत मैं निखरत हूँ किस विधा की रचना है? तो दोस्तों यह एक साक्षात्कार है, यानी कि एक इंटरव्यू है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो वे लखनऊ घराने से संबंधित थे, याद रखिएगा। अगला सवाल है अविन्यो किस देश में स्थित है? तो दोस्तों जो अविन्यो है यह फ्रांस में स्थित है, और जब लेखक यहाँ पर घूमने गए थे तो जो उन्होंने अनुभव किया उसी को अविन्यो पाठ में लिखा है। अगला सवाल है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो दोस्तों मछली कहानी में निम्न मध्यम वर्ग का चित्रण किया गया है। अगले सवाल को देख लेते हैं। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसको लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। आपको हम एक जानकारी यहाँ पर दे देते हैं कि जितने भी लेखक हैं और उनकी जो कृतियाँ हैं, इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको सारे लेखक के नाम ट्रिक से याद करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। नौबत खाने में इबादत किस विधा की रचना है? तो दोस्तों यह जो है एक व्यक्ति चित्र है, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में इसमें लिखा गया है, जो कि बिस्मिल्लाह खान जी हैं। अगला सवाल है बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो दोस्तों इनका संबंध शहनाई से था, और दोस्तों बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के चर्चे भारत से बाहर भी कई देशों में हुआ करता है। आज भी लोग इनको इनके शहनाई के लिए जानते हैं। अगला सवाल है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसको लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो दोस्तों उत्तम और बढ़िया शिक्षा अगर गांधी जी के दृष्टिकोण से देखें तो इनके अनुसार जो अहिंसक प्रतिरोध वाला शिक्षा है उसी को हम उत्तम शिक्षा कहेंगे। ये गांधी जी का विचार था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा कविता के लेखक कौन है? तो इसको लिखा गया है गुरु नानक के द्वारा। अगर गुरु नानक की बात करें तो ये सिख धर्म के संस्थापक और उनके पहले गुरु थे। अगला सवाल है गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे, याद रखिएगा। अगला सवाल है रसखान किस छंद में सिद्धहस्त थे? दोस्तों अगर रसखान की बात करें तो ये सवैया और कवित से संबंधित है, याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है रसखान किसके भक्त थे? तो दोस्तों ये कृष्ण के भक्त थे, और इनकी भक्ति के संबंधित इन्होंने बहुत सारे रचनाएं भी की है। अगला सवाल है अति सुगो स्नेह को मार्ग है के कवि कौन है? तो दोस्तों इसको लिखा गया है घनानंद के द्वारा, याद रखिएगा। अगला सवाल है घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो दोस्तों जो घनानंद हैं वे ब्रजभाषा के कवि हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा स्वदेशी कविता के कवि कौन हैं? तो दोस्तों स्वदेशी कविता लिखा गया है प्रेम घन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा प्रेम घन किस युग के कवि थे? तो दोस्तों ये भारतेंदु युग के कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है
भारत माता कविता के कवि कौन है? तो दोस्तों इसको लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा, याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है हमारा, सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता को क्या कहा है? तो दोस्तों उन्होंने भारत माता को ग्रामवासिनी कहा है, क्योंकि कविता के पहले लाइन में ही लिखा हुआ है कि भारत माता ग्रामवासिनी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तो दोस्तों इसको लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो दोस्तों इनको इनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल है, हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? तो इसको लिखा गया है स ही वात्सायन अगेन। दोस्तों इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगेन, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं, बोल रहा है अगेन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो दोस्तों ये प्रयोगवाद के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो दोस्तों इसको लिखा गया है कुंवर नारायण के द्वारा, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, कुंवर नारायण की कविता एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो दोस्तों यह इन दिनों से लिया गया है, याद रखिएगा। जो एक वृक्ष की हत्या है यह इन दिनों का ही एक भाग है। अगला सवाल है, हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो दोस्तों इसको लिखा गया है वीरेन डंगवाल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, वीरेन डंगवाल को किस कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों इनको दुष्चक्र में सृष्टा जो इनकी रचना है इसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला सवाल है, अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो दोस्तों इसको लिखा गया है अनामिका के द्वारा। अगर इनकी बात करें तो ये मुजफ्फरपुर बिहार की ही रहने वाली थी। अगला सवाल है, अनामिका किस काल की कवयित्री हैं? तो दोस्तों ये आधुनिक काल यानी कि हम समकालीन कह सकते हैं, क्योंकि ये अभी जो काल चल रहा है ये इसी काल की कवि हैं। अगला सवाल है, लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन है? तो इसको लिखा गया है जीवनानंद दास के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो दोस्तों ये बंगाली भाषा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं, मेरे बिना तुम प्रभु के कवि कौन है? तो दोस्तों इसको लिखा गया है रेनर मारिया रिल्के के द्वारा। दोस्तों इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो रेनर मारिया रिल्के हैं ये विदेश के हैं, भारत के तो है नहीं, तो इन पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि लोग ये सोचेंगे नहीं कि मतलब ये इनकी रचना ऐसी हो सकती है। तो दोस्तों इन्होंने तो हिंदी में नहीं लिखा था, इसको बाद में अनुवाद किया गया था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? तो दोस्तों इनका संबंध ऑस्ट्रिया से है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, प्रभु की पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? तो दोस्तों इन्होंने भक्त को प्रभु की पादिका कहा है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, सेन साहब की कार किस रंग की थी? तो दोस्तों उनकी कार का रंग काला था, यानी कि वह काली रंग की थी। अगला सवाल है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? तो दोस्तों उन्होंने भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश माना है।
अगले सवाल को देखते हैं। लेखक गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो हिंदी देवनागरी लिपि में बिल्कुल, मराठी भी और नेपाली भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अगला सवाल है, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो दोस्तों इस पर 11 रुपए चोरी का इनाम लगा था, याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है, रामविलास शर्मा को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों इनको इनकी रचना निराला की साहित्य साधना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं? दोस्तों शागिर्द का मतलब शिष्य होता है, तो उन्होंने अपने आप को अपनी बाबूजी का ही शागिर्द माना है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अविन्यो किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों अगर अविन्यो की बात करें तो यह रोन नदी के किनारे है और यह फ्रांस में स्थित है। चलिए अब हम अपने अगले सवाल को देखते हैं। पीटर ब्रूक का विवादास्पद नाटक कौन सा है? तो दोस्तों वह है महाभारत, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मछली कहानी में दादी और संजू के बीच कौन था? तो दोस्तों वह था भग्गू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। मछली कहानी की बात करें तो इसको विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है जादू, क्योंकि वो इतना अच्छा शहनाई बजाते थे कि सबको लगता था कि इतना अच्छा शहनाई मतलब ये तो जादू ही है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल था और बहुत अच्छा भी लगता था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, शिक्षा और संस्कृति पाठ में गांधी जी ने किसे अधिक बल दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चरित्र निर्माण पर महात्मा गांधी ने बहुत अधिक बल दिया है। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। कौन छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए पिताजी से डांट खाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेखक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, गुरु नानक ने किसके समान हो जाने को मुक्ति का मार्ग बताया है? तो दोस्तों इन्होंने मिट्टी के समान हो जाने को मुक्ति का मार्ग बताया है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। रसखान के प्रेम आयने श्री राधिका में कितने दोहे हैं? तो दोस्तों इसमें कुल 3 दोहे हैं। आप चैप्टर पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। घनानंद की भाषा कैसी है? तो दोस्तों इनकी भाषा जो है लाक्षणिक और मुहावरेदार है, याद रखिएगा इस बात को। हमारा अगला सवाल है, प्रेमघन ने किसे समाज के दुख का कारण बताया है? तो दोस्तों इन्होंने पराधीनता यानी कि गुलामी को सबसे बड़ा दुख का कारण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना युगवाणी मानी जाती है? तो दोस्तों इनकी जो ग्राम्य रचना है इसको युगवाणी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, दिनकर के अनुसार देवताओं का सिंहासन क्या है? तो दोस्तों दिनकर ने मिट्टी को देवताओं का सिंहासन कहा है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अज्ञेय ने सूरज किसे कहा है?
दोस्तों इन्होंने परमाणु बम को सूरज कहा है, क्योंकि इनकी जो रचना है हिरोशिमा, उन्होंने हिरोशिमा में हुए परमाणु बम के नकारात्मक प्रभावों की चर्चा की है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों इसमें कवि ने वृक्ष को चौकन्ना पहरेदार कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? तो दोस्तों इसमें एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा किया गया है। चलिए अगला सवाल है, अनामिका के अनुसार घ वर्ण उच्चारण में किसका बोध कराता है? तो दोस्तों यह अंकुर का बोध कराता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, जीवनानंद दास की किस कविता को सबसे अधिक चर्चित माना गया है? तो दोस्तों इनकी सबसे चर्चित जो कविता है वह है वनलता सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इनके अनुसार जो मनुष्य का अस्तित्व है वह प्रभु की कृपा पर निर्भर करता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो दोस्तों कवि ने बूढ़ा चौकीदार पेड़ को कहा है, क्योंकि वह जब भी कहीं से आता है तो उसकी जो दरवाजे के बाहर पेड़ है वह एक बूढ़े चौकीदार की तरह हमेशा खड़ा मिलता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। प्रेमघन का काव्य संग्रह है। तो दोस्तों इनके अगर काव्य संग्रह की बात करें तो जीर्ण जनपद बिल्कुल, भारत सौभाग्य भी है और प्रयाग रामागमन भी है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बांग्ला भाषा के साहित्यकार कौन है? तो दोस्तों वो हैं जीवनानंद दास, याद रखिएगा इस बात को, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो दोस्तों यह उड़ीसा की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है और इसको उड़िया कवि के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसको लिखा गया है श्रीनिवास के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो दोस्तों यह जो है वह एक कन्नड़ कहानी है, यानी कि कन्नड़ भाषा की कहानी है। हमारा अगला सवाल है, माँ कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसको लिखा गया है ईश्वर पेटलीकर के द्वारा, जो कि एक गुजराती लेखक हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नगर कहानी के लेखक कौन है? तो इसको लिखा गया है सुजाता के द्वारा। चलिए हमारा अगला सवाल है, पपाती को कौन सा रोग था? तो दोस्तों पपाती को मेनिंजाइटिस था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, धरती कब तक घूमेगी कहानी की नायिका कौन है? तो दोस्तों इस कहानी की नायिका सीता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सीता के कितने बेटे हैं? तो दोस्तों कहानी में सीता के कुल 3 बेटे हैं। अगला सवाल है हमारा, मंगम्मा अपनी बहू से क्या बेचकर पैसा बनाना चाहती थी? तो दोस्तों वह था दही, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर का ही नाम है दही वाली मंगम्मा, तो इसमें जो मंगम्मा है वह दही बेचा करती है। अगला सवाल है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो दोस्तों अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि ये गुजराती भाषा के कलाकार मतलब कि कथाकार हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम आपको बताए हैं कि इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में बाबा साहब ने किसे विदूषकों की श्रेणी में रखा है, यानी कि किसको इन्होंने जोकर कहा है? तो दोस्तों इनके अनुसार वे लोग जो जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं वे जोकर हैं, यानी कि जाति प्रथा के पोषक।
चलिए अगले सवाल को देखते हैं। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो दोस्तों इस कहानी में मध्यम वर्ग की चर्चा है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो दोस्तों ये कहा गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसको लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी से। चलिए हमारा अगला सवाल है, बहादुर को लेकर कौन अपने घर से भागा था? तो दोस्तों बहादुर को लेकर उसकी माँ अपने घर से भागी थी, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार मानवता के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों इसके लिए जो सबसे ज़रूरी है वह है साहित्य की परंपरा का ज्ञान। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? तो दोस्तों यह अवार्ड उनको 27 वर्ष की उम्र में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितनी गद्य रचनाएं की? तो दोस्तों उन्होंने कुल 35 गद्य रचनाएं की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? तो देखिए दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला था, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था, लेकिन पद्म भूषण नहीं मिला था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खान का असली नाम क्या था? तो दोस्तों इनका असली नाम था अमीरुद्दीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, और महात्मा गांधी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। चलिए दोस्तों तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और हमारा 104 नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो दोस्तों इस जो कहानी है इसमें एक दलई बांध है, इसी के टूटने की बात कही गई है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा, लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? तो दोस्तों इसके पति का नाम लक्ष्मण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, माँ कहानी में मंगू को कहाँ भर्ती कराया जाता है? तो दोस्तों उसको पागलों के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। माँ के बार बार मना करने पर भी लोग उसको भर्ती कराते हैं, दूसरे का एग्जाम्पल देकर कि वो ठीक हो गई है तो ये भी ठीक हो जाएगी, तब माँ मानती है, नहीं तो माँ नहीं मानती है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, पपाती किस रोग से पीड़ित थी? तो दोस्तों पपाती को मेनिंजाइटिस था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, धरती कब तक घूमेगी में सीता को कौन सी समस्या महसूस हो रही थी? तो दोस्तों इस कहानी में इसको बेटों की उपेक्षा जो है वो महसूस हो रही थी। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसको खाना देने के लिए जो बेटा आपस में झगड़ा करते हैं और बहुएं जो इसको सताती है, उसी से संबंधित इसमें चर्चा किया गया है। चलिए हमारा अगला सवाल है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो दोस्तों जो नगर कहानी है वह तमिल भाषा की है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो दोस्तों इनकी रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये सिखों के 5वें गुरु थे, याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है, रसखान ने चितचोर किसे कहा गया है?
तो दोस्तों रसखान ने कृष्ण को चितचोर कहा है, याद रखिएगा इस बात को। हमारा अगला सवाल है, घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो दोस्तों अगर घनानंद की बात करें तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे। और अगर इस रंगीला की बात करें तो यह 1719 से लेकर 1748 तक मुगल बादशाह था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इनका पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा, पंत को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इनको इनकी रचना चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, दिनकर ने किसे देवता कहा है? तो दोस्तों दिनकर ने किसान एवं मजदूरों को देवता कहा है। हमारा अगला सवाल है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो हम आपको बताए हैं कि इनका पूरा नाम था सजीदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या में कवि किसे बचाने की बात करता है? तो दोस्तों इसमें कवि घर को बचाने की बात करता है, शहर को बचाने की बात करता है, देश को बचाने की बात करता है, और इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा कि कवि इनमें सबको बचाना चाहता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1947 ईस्वी में 5 अगस्त को। चलिए हमारा अगला सवाल है, अनामिका की रचनाओं का संग्रह है? तो दोस्तों इनकी रचनाओं के संग्रह की बात करें तो इसमें बीजाक्षर बिल्कुल गलत, पत्ते की चिट्ठी ये भी सही है, कवि ने कहा ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है, जीवनानंद दास की प्रसिद्ध कविता है? तो दोस्तों इनको जो प्रसिद्ध कविता है वह है वनलता सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, कवि रिल्के यानी कि रेनर मारिया रिल्के किसके बिना अस्तित्वहीन होने की बात करता है? तो दोस्तों ये प्रभु के बिना ये बात करते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दोस्तों इस कहानी का प्रमुख पात्र मंगम्मा ही है, क्योंकि इस कहानी का ही नाम है दही वाली मंगम्मा। तो इसकी प्रमुख पात्र निश्चित रूप से मंगम्मा ही होगी, और ये क्या करती थी? तो दही बेचा करती थी। चलिए हमारा अगला सवाल है, रंगप्पा कौन था? तो दोस्तों रंगप्पा एक जुआरी था जो मंगम्मा को परेशान करता था और इससे इसका पैसा छीनना चाहता था, क्योंकि जब ये दही बेच कर आती थी तो रंगप्पा को लगता था कि इसके पास पैसा होगा, तो वो चाहता था कि छीन ले। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो दोस्तों जो ढहते विश्वास कहानी है वह उड़िया भाषा की कहानी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, लक्ष्मण कौन था? तो दोस्तों जो लक्ष्मण था वह लक्ष्मी का पति था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, माँ कहानी में कौन पागल थी? तो दोस्तों इसमें मंगू पागल थी जिसको माँ बहुत प्यार करती थी, लेकिन दोस्तों लोगों ने इसको पागल खाने में ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन माँ इसको बहुत रोकी, लेकिन अंत में लोग इसको भर्ती करवाए थे और माँ को किसी तरह मनाए थे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो दोस्तों इनका वास्तविक नाम है एस रंगराजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, सीता के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था कैलाश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है, धरती कब तक घूमेगी कहानी के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसको लिखा गया है
सांवर दहिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, अंधों का हाथी और एक कविता किसकी कृति है? तो इसको लिखा गया है कुंवर नारायण के द्वारा, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है। तो दोस्तों इनकी अगर काव्य संग्रह की बात करें तो इसमें आत्मजयी बिल्कुल, चक्रव्यूह भी है, इन दिनों भी है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों इनके पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। चलिए हमारा अगला सवाल है, निर्भय शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों निर्भय का नाम जो अर्थ है वह है निडर। शब्द से ही स्पष्ट है, निर्भय यानी कि जिसको भय न हो, और निडर मतलब जिसको भय न हो। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आलोचना के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो दोस्तों इसके लिए अगर एक उपयुक्त शब्द की बात करें तो वह है समीक्षा। याद रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, किस नदी को मैक्स मुलर ने स्वर्ग की उपमा दी है? तो दोस्तों मैक्स मुलर ने सरस्वती नदी को स्वर्ग की उपमा दी है। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपको बता दें कि जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में तराई के द्वितीय युद्ध में हरा दिया, इसको बाद मोहम्मद गोरी शासक बना और वह 1206 ईस्वी में मर गया। तो इसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन। तो दोस्तों जब यह गोरी का गुलाम था और जब गोरी मर गया तो ये शासक बन गया, इसलिए इसको गुलाम वंश कहा गया। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह 1206 से 1210 तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा। चलिए अब अपने अगले सवाल को देखते हैं। बिरजू महाराज का निधन कब हुआ? तो दोस्तों बिरजू महाराज का निधन 2022 ईस्वी में हुआ था, यानी कि अभी से लगभग 3 साल पहले। हमारा अगला सवाल है, श्रम विभाजन को सभ्य समाज की आवश्यकता किसने बताया है? तो दोस्तों ये बात कही है बाबा साहब अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। खोखा के 2 दांत किसने तोड़े थे? तो दोस्तों वह तोड़ा था मदन। याद रखिएगा इस बात को। हमारा अगला सवाल है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो दोस्तों इनके अनुसार ग्रामीण भारत में, यानी कि भारत के गांवों में सच्चे भारत के दर्शन होते हैं। अगला सवाल है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों इनकी रचना आलोक पर्व के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनके बारे में बता दें आपको कि इनका जन्म बलिया में 1907 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जो छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं उनमें से एक है। अगर छायावाद के चारों प्रमुख कवियों की बात करें तो इनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत शामिल हैं। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। बहादुर कौन था? तो दोस्तों बहादुर एक नौकर था, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज की शिष्य कौन थी? तो दोस्तों वह थी रश्मि वाजपेयी, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो दोस्तों यह फ्रांस में स्थित है। याद रखिएगा इस बात को। हमारा अगला सवाल है, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? तो दोस्तों वह एक मकान के नीचे खड़ा था, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खान को
भारत रत्न सम्मान कब मिला? तो दोस्तों इनको यह सम्मान दिया गया था 2001 ईस्वी में। दोस्तों भारत रत्न की बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। हमारा अगला सवाल है, गांधी जी चरित्र निर्माण को सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? तो दोस्तों नैतिक उत्थान के लिए महात्मा गांधी चरित्र निर्माण को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। रसखान ने प्रेम वाटिका में किसे माली और मालिन कहा है? तो दोस्तों राधा और कृष्ण को इन्होंने माली और मालिन की उपमा दी है। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। अश्रुपात किस कवि की रचना है? तो दोस्तों इसको लिखा गया है प्रेम घन के द्वारा, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, दिनकर की दृष्टि में आज की देवता कौन है? तो दोस्तों इनके अनुसार आज की देवता जो है वह जनता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अज्ञेय ने घर से निकलने पर कौन सी चीज नष्ट होने की बात कही है? तो दोस्तों इनके अनुसार परमाणु बम को नष्ट होने के बारे में बताया गया है, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष की डाल कैसी थी? तो दोस्तों वह सूखी हुई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो दोस्तों जो नींद है वह आलस्य या अकर्मण्यता का प्रतीक है, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर कौन सा है? तो दोस्तों वह है विफलता पर छलका आंसू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, जीवनानंद दास को आलोचकों द्वारा क्या कहा गया है? तो दोस्तों इनको आलोचक रविंद्रोत्तर युग के श्रेष्ठतम प्रेम कवि बोलते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, मंगम्मा किस शहर में दही बेचती थी? तो दोस्तों जो मंगम्मा थी वह बेंगलुरु में दही बेचा करती थी, याद रखिएगा। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चित्रण है? तो दोस्तों इसमें महानदी का चरित्र चित्रण किया गया है। हमारा अगला सवाल है, सीता के बेटों ने उसे कितने कितने रुपए देने का फैसला किया था? तो दोस्तों सीता के बेटे ने उसे 50-50 रुपए देने का फैसला किया था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नगर कहानी किस डॉक्टर के पास जाने का वर्णन करती है? तो दोस्तों इस कहानी में कल्ला डॉक्टर के पास जाने की बात कही गई है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका वार्षिक सम्मेलन लाहौर में हुआ था, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? तो दोस्तों सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी और एक लड़का था जिसका नाम था खोखा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर सन 1900 में। हमारा अगला सवाल है, नागरी लिपि पाठ के अनुसार पहले पहल किन राजाओं के लेखों में लिपि के नमूने मिलते हैं? तो दोस्तों इस पाठ के अनुसार चालुक्य राजाओं में सबसे पहले लिपि का नमूना मिलता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बहादुर कहानी में लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपए चोरी के इल्जाम लगाए थे?
तो दोस्तों वो 11 रुपये था, जिसके कारण बहादुर को घर छोड़ना पड़ा था। अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों इनका नाम था अच्छन महाराज, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों इनकी माता का नाम था विमला देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। लेखक विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा, बिस्मिल्लाह खान किस पर्व के दिन शहनाई बजाने का अभ्यास करते थे? तो दोस्तों वे मुहर्रम के दिन अभ्यास किया करते थे। अगले सवाल को देखते हैं, गांधी जी की दृष्टि में उदास शिक्षा कौन सी है? तो दोस्तों गांधी जी ने निरक्षर ज्ञान को उदास शिक्षा की संज्ञा दी है। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? तो दोस्तों इसका घर देवी नदी के बांध के नीचे था, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, माँ कहानी में मंगू को अस्पताल में किस कमरे में लिटाया गया था? तो दोस्तों मंगू को इसमें पहले कमरे में लिटाया गया था, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मंगम्मा और बहू के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो दोस्तों इनके बीच झगड़ा हुआ था पोते के कारण, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो दोस्तों जो गुरु नानक हैं वे निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। रसखान की अंतिम रचना है। दोस्तों अगर रसखान की अंतिम रचना की बात करें तो वो है दान लीला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, घनानंद को किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल बताया है? तो दोस्तों घनानंद ने प्रेम के मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल बताया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला सवाल है हमारा, प्रेम घन ने भारत के बाजारों को किस वस्तु से भरा हुआ बताया है? तो दोस्तों इन्होंने भारत के बाजारों को विदेशी सामान से भरा हुआ बताया है। चलिए हमारा अगला सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? तो हम आपको बताए हैं कि ये छायावाद के कवि हैं, और हमने आपको छायावाद के चारों स्तंभ का नाम भी बताया है, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी शामिल हैं। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। जनतंत्र का जन्म में कवि किसे सोने का ताज पहनने की बात करता है? तो दोस्तों इसमें कवि जनता को सोने की ताज पहनने की बात करता है, और इसको रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है, अज्ञे कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है हमारा, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। तो दोस्तों इनका काव्य संग्रह आत्मजयी भी है, कोई दूसरा नहीं ये भी है, इन दिनों ये भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बीरेन डंगवाल किस अखबार में संपादकीय लिखते थे? तो दोस्तों ये अमर उजाला जो अखबार है इसका एक संपादक थे। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। अनामिका की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इनकी आरंभिक शिक्षा बिहार में ही हुई थी, और ये बिहार के मुजफ्फरपुर की ही रहने वाली थी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। जीवनानंद दास को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों इनको रविंद्र पुरस्कार दिया गया था। आपको बता दें कि जीवनानंद दास एक बंगाली भाषा के बहुत अच्छे कवि थे, और जो रविंद्र पुरस्कार है ये एक कवि हुआ करते थे रविंद्र, जो बंगाली भाषा के बहुत सर्वश्रेष्ठ कवि थे, तो इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। चलिए अगला सवाल है, रिल्के को काव्य यात्रा के दौरान किसकी प्रेरणा मिली?
तो दोस्तों इनको वॉन गैलिथ की प्रेरणा मिली थी। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? तो दोस्तों इसका कथावाचक एक बेंगलोर की महिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। रंगप्पा मंगम्मा से क्या चाहता था? तो दोस्तों वह पैसा चाहता था, क्योंकि यह एक जुआरी था और मंगम्मा जब दही बेचकर आती थी तो यह इसका पैसा छीनना चाहता था। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ और सूखा का कारण क्या बताया गया है? तो दोस्तों इसमें इसको दैवीय प्रकोप बताया गया है। चलिए अगला सवाल है हमारा। लक्ष्मी के ससुर किसमें नौकरी करते थे? तो दोस्तों जो लक्ष्मी के ससुर थे वे बेंगलुरु में नौकरी किया करते थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ ने किस पर विश्वास किया? तो दोस्तों इस पर माँ ने विश्वास किया था खुद पर, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो दोस्तों यह एक गुजराती कथाकार हैं, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है। पपाती किस पर लेटकर घर से मदुरै गई थी? तो दोस्तों वह स्ट्रेचर पर लेटकर गई थी, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है। धरती कब तक घूमेगी में सीता के बेटों का नाम क्या था? तो दोस्तों इसमें सीता के बेटों का नाम कैलाश, नारायण और बिज्जू था, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सीता ने घर क्यों छोड़ा? तो दोस्तों सीता के घर छोड़ने का कारण था कि उसके जो बेटे थे वो 50-50 रुपए देना अस्वीकार कर दिए थे। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। सांवर दैया किस भाषा के कथाकार हैं? तो दोस्तों ये राजस्थानी भाषा के कलाकार हैं, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इनको राष्ट्र कवि भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगला सवाल है। गुरु नानक की रचना कौन सी है? तो दोस्तों इनकी जो रचना है वह है जपूजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? तो दोस्तों उन्होंने बूढ़ा वृक्ष को नहीं देखा। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों इसको लिया गया है दुष्चक्र में सृष्टा से, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है। दही वाली मंगम्मा के कथावाचक कौन है? तो दोस्तों इसकी रचना की गई है श्रीनिवास के द्वारा, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है। रोन नदी कहाँ है? तो दोस्तों यह नदी फ्रांस में है, याद रखिएगा इस बात को। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा हिंदी का यह कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पैक का जो लेक्चर है यह समाप्त हुआ। आपसे आशा करते हैं कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा और पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ डाउट है, अगर आपको कोई सजेशन देना है तो हमें कमेंट जरूर करें और हमारे सारे वीडियोज़ को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखें। आपका हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।